हर तीसरे दिन में तकरीबन हिंदुस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटीज के अगेंस्ट कम से कम एक हेट क्राइम या हेट स्पीच का इंसिडेंट होता है। बात सिर्फ इसकी भी नहीं है कि जो बड़े बड़े इंस्टेंसेस हुए हैं मॉब लिंचिंग के, वायलेंस के, पब्लिकली स्टेट पॉलिसी के जरिए से मुस्लिम ट्रेडर्स को रिस्ट्रिक्ट करने के, या जिस तरह से अभी उत्तराखंड में एक शहर में मुसलमानों को घर और दुकान खाली करने के लिए पोस्टर के जरिए से और पंचायतों के जरिए से उनको डराया धमकाया जा रहा है और इस पर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। मसला यह है कि ये सारी चीजें हो रही हैं और इनको पब्लिकली किया जा रहा है, और जो लोग इनको कर रहे हैं, चाहे वो धर्म संसद ऑर्गेनाइज करने वाले लोग हों, चाहे वो रैली में खड़े होकर लोगों को गोली मारने पे उकसाने वाले लोग हों, ऐसे सारे लोगों को अपने करियर में एडवांसमेंट भी मिल रहा है, पॉलिटिकल बेनिफिट भी मिल रहा है, प्रमोशंस भी मिल रहे हैं। इस वक्त हिंदुस्तान में अपना पॉलिटिकल करियर अगर आपको एडवांस करना है तो उसका सबसे आसान तरीका है कि आप मुसलमानों को टारगेट करके एक भड़काऊ भाषण दे दें, मुसलमानों को टारगेट करते हुए आप कुछ एक्टिविटी कर दें। सबसे आसान तरीका है पॉलिटिकल करियर को एडवांस करने का। और ये जो सोशल और पॉलिटिकल इंसेंटिव मिला है मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने को, यकीनन हमने पर्सनली फील किया है, अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपने ड्राइंग रूम्स में हमने फील किया है कि इससे इनसिक्योरिटी बढ़ी है लोगों की। और इनसिक्योरिटी इस लेवल पे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलते हुए अपना नाम बताने से हिचकना, अपने आइडेंटिटी के सिंबल्स को रिवील करने से हिचकिचाना, जो लोग सालों से मिक्स लोकेलिटी में खुशी खुशी साथ रहते रहे हैं, वो ये फैसला कर रहे हैं कि वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया मोहल्लों में आके रहेंगे शहर के। ये ओवरऑल ट्रेंड है जो हम कुछ चीजें आंकड़ों में और कुछ चीजें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखते आए हैं। ये जो हायर एजुकेशन के आंकड़े आए हैं, ये पहला मेजर इंडिकेशन है कि इस इनसिक्योरिटी की फीलिंग के, ये जो असुरक्षा महसूस हो रही है मुसलमानों को, उसके कुछ टैंजिबल इफेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे असरात हैं जो आंकड़ों की नजर में भी देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि याद रखिए ये आंकड़े 2020-21 के हैं। ये वो वक्त है जब ना सिर्फ कोविड फैला था बल्कि उससे पहले एक सीए मूवमेंट चला था। कोविड के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मूवमेंट सड़कों से वापस हुआ था। उसके बाद बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां शुरू हुई, जिसमें टारगेट करके कई जगहों पे मुस्लिम स्टूडेंट्स को भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही में उसी वक्त तबलीगी जमात के नाम पर पे एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया। उस प्रोपेगेंडा के नतीजे में आप लोगों को याद होगा कई जगहों पे मुस्लिम विरोधी हेट स्पीच और इंसिडेंट्स होने लगे थे। सब्जी वालों को, रेडी लगाने वालों को किस तरह से मोहल्लों में आने से रोका जा रहा था। कई सारे बहुत पब्लिक इंसिडेंट्स हुए थे जहां टारगेटेड तरीके से मुसलमानों को अटैक किया गया था और यह फैलाने की कोशिश की गई थी कि तबलीगी जमात और मुसलमानों की वजह से कोविड फैल रहा है। यह अलग बात है कि एक साल बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने और दीगर कोर्ट्स ने इसको पूरी तरह रबिश बता दिया और कई सारे मतलब आपके पास कई सारे अब आंकड़े हैं, ऑफिशियल सोर्सेज हैं जो ये कह रहे हैं कि तबलीगी जमात का और कोविड का कोई लिंक नहीं था। लेकिन उस वक्त ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया था मार्च, अप्रैल, मई में। ये वही महीने होते हैं जब हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट का भी वक्त होता है। हम इस बात को पूरी तरह डिस्काउंट नहीं कर सकते। हम नहीं कह रहे कि ये डायरेक्ट लिंक है, ये जांच करने की चीज सरकार के लिए है। लेकिन बहरहाल ये वक्त वही वक्त है जब इस तरह के इस्लामोफोबिक, एंटी मुस्लिम, हेटफुल प्रोपेगेंडा को फैलाया जा रहा था। और ये लाजमी बात है कि जब इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जाए तो उससे एक इनसिक्योरिटी फैलेगी। खत्म करने से पहले आखिरी बात जिस तरफ मैं इशारा करना चाहूंगा, हिंदुस्तान में हम लोग ये जानते हैं हायर एजुकेशन एक प्रिविलेज है आज भी। उसकी तरफ वही लोग जा पाते हैं जिनके बेसिक चीजें किसी हद तक सिक्योर होती हैं। या तो वो लोग जो पुश्तैनी तौर पे वेल ऑफ हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। फर्स्ट जनरेशन में हायर एजुकेशन में वही लोग जाते हैं जिनके घर पे थोड़ी सी सरप्लस इनकम होती है, थोड़ी सिक्योरिटी होती है कि आने वाले कि आप अपने 18-20 साल के अर्निंग मेंबर को आप 2-3 साल के लिए उनकी अर्निंग को मुलतवी करके, रोक करके उन्हें पढ़ाई की तरफ भेज सकते हैं ताकि वो बेहतर फ्यूचर हो सके उनका। ये एक सिंपल, सबको पता है एक चीज है। ये जब वो सिक्योरिटी इंपैक्ट होती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इनकम का सरप्लस खत्म हो। जब आप इस बात को लेकर इनसिक्योर हो जाएं कि मैं अपने शहर से 300 किलोमीटर दूर किसी शहर में अपने बच्चे को भेज सकती हूं, क्या मेरी बेटी, मेरा बेटा जाकर के सिक्योरली 400, 200, 100 किलोमीटर दूर जाके अनजान शहर में सेफली पढ़ सकते हैं। जब ये इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है तो जाहिर सी बात है हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट कम होगा ही। जब आपके शहरों में यूनिवर्सिटीज नहीं होंगी, आपको स्टेट कैपिटल्स और नेशनल कैपिटल्स में लोगों को भेजना पड़ेगा पढ़ने के लिए, तो बहुत तरह के सिक्योरिटी और बहुत तरह के अदर फैक्टर्स इनकम के अलावा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि ये जो आंकड़े आए हैं ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के, वो ये बता रहे हैं कि इनकम से हट के भी बहुत सारे जो दीगर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मुसलमानों के बीच में इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, उनका एक टैंजिबल इफेक्ट हो रहा है। ये जो आंकड़े ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन की रिपोर्ट में आए हैं, ये मामूली आंकड़े नहीं हैं। दीज आर नॉट
ऑर्डिनरी नंबर्स, दीज आर नॉट यूजुअल नंबर्स, बल्कि जितने भी एनालिस्ट हैं, जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, सबका ये कहना है कि हमारे हायर एजुकेशन सर्वे की हिस्ट्री में पहली बार किसी एक कम्युनिटी के इनरोलमेंट परसेंटेज में इतना बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। ये अनप्रेसिडेंटेड है। और ईमानदारी की बात यह है कि इसके एग्जैक्ट कारण क्या है उसका एक्सप्लेनेशन किसी के पास भी नहीं है। इसीलिए सबसे पहली जो डिमांड है एसआईओ की, मेरे ख्याल से इस वक्त वो बहुत ज़रूरी है सरकार के लिए, कि 1,80,000 मुस्लिम स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट यानी 21 लाख से 19 लाख पे कैसे गिर जाता है, 8% से ज़्यादा की कटौती कैसे हो जाती है एक साल के गैप में सिर्फ, इसके ऊपर एक जांच होनी चाहिए, सीरियस जांच होनी चाहिए और उसके सारे फैक्टर्स को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का प्रेजेंस, किन जगहों पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंट हैं, उसका क्या इंपैक्ट होता है, इस तरह की एक होलिस्टिक जांच होनी चाहिए। हम यहाँ पे बस कुछ अहम चीजें, कुछ अहम सवाल जो इन आंकड़ों को और जिस वक्त के ये आंकड़े हैं उसको जब हम साथ में रख के देखते हैं तो जो अहम सवाल कुछ खड़े होते हैं, हम उन सवालात को आपके सामने रख के अपनी बात को ख़त्म करेंगे। जैसा कि निवेदिता मैम ने हमसे पहले भी कहा कि ये पिछले 7-8 सालों में, बल्कि पिछले 9 सालों में इस मुल्क में जिस तरह से माहौल तब्दील हुआ है उससे इन आंकड़ों को काट करके नहीं देखा जा सकता। बहरहाल हम खत्म इसी बात से करना चाहेंगे कि इसके ऊपर एक प्रॉपर जांच होनी चाहिए कि ऐसा ड्रास्टिक डिक्लाइन कैसे आया है एक ही साल में, और साथ ही में एसआईओ का जो डिटेल प्रोग्राम है जिसमें वो कम्युनिटी से एंगेज करके एजुकेशन के लिए इनकरेज करने की कोशिश करेंगे लोगों को, साथ ही में स्कॉलरशिप्स को रीइंस्टेट करने के लिए जो डिमांड है, इन डिमांड्स की हम तायीद करते हैं और हमें उम्मीद है कि जिस तरह कंस्ट्रक्टिवली कम्युनिटी की तरफ से इसको अप्रोच करके और सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है, उसी कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट में सरकार भी इस एफर्ट को लेगी और हमारी इसमें असिस्टेंस करेगी, मदद करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।